जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है सिस्टम का वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था और वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था जो आपका एम्पेरिकल टेम्परेचर है उसको। ओके, हमने बताया कि दो अगर सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो जो आपका एम्पेरिकल टेम्परेचर है दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, दोनों ही सिस्टम में सेम होगा। ओके, वहाँ पर हमने आपका जो टेम्परेचर स्केल है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया जो कि एम्पेरिकल टेम्परेचर स्केल होता है। ओके, वहाँ पर हमने चेक किया कि ये जो टेम्परेचर स्केल है ये आपकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, हमने रिलेशन फाइंड आउट किए थे, आप चेक कर सकते हो। ओके, वो रिलेशंस जो थे वो। ओके, अब हम कुछ एक ऐसा टेम्परेचर एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो कि जो आपका सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट हो। ओके, सो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। हम इसके अंदर जो आपका कार्नोट साइकिल जो है उसकी हेल्प से हम जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है उसको एक्सप्लेन करेंगे। कार्नोट साइकिल क्यों? बिकॉज कार्नोट साइकिल के अंदर क्या होता है आपका जो इफिशियंसी है नीटा वो इज इक्वल टू हमने चेक किया 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके, और हमने एक प्रॉपर्टी चेक की थी कि नीटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, इट मीन्स ये जो आपका कार्नोट साइकिल है ये हमारी हेल्प कर सकता है एक ऐसे टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए जो कि इंडिपेंडेंट हो किससे? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे। इसीलिए इस स्केल को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले 3 रिजर्वायर्स की जरूरत होगी। ओके, सो यहाँ पर हम 3 रिजर्वायर्स ड्रॉ करते हैं। ओके, ये फर्स्ट रिजर्वायर है, ये सेकंड रिजर्वायर और यहाँ पर ये थर्ड रिजर्वायर। ओके, इसका जो टेम्परेचर है एम्पेरिकल टेम्परेचर वो सपोज Q1 है आपका, इसका आपका थीटा 2 है और उसी तरीके से इसका थीटा 3 है। ओके, और हमारे पास कंडीशन है कि आपका थीटा1 बड़ा होगा थीटा 2 से और थीटा 3 से भी। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या है 3 रिजर्वायर्स अज्यूम किए हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर एक हीट इंजन बना सकते हैं। हीट इंजन बनाएंगे और कुछ वर्क डन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर जो हीट इंजन है सेकंड हीट इंजन E2 है, ये आपका E1 है। ओके, सो ये भी आपका कुछ ना कुछ वर्क डन प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसी तरीके से थर्ड केस बन सकता है कि अपन कुछ इस तरीके से बनाएं कि आपका एक थर्ड इंजन भी हो, थर्ड हीट इंजन भी हो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये E3 इंजन है। ओके, ये सिर्फ ऑपरेट हो रहा है आपके जो आपका थीटा1 है और थीटा3 के बीच में डायरेक्टली। ओके, इसका कुछ इफिशियंसी होगा। ओके, इसका कुछ इफिशियंसी होगा, इसका नीटा1, इसका नीटा2 और इसका नीटा3। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट इंजन उसके लिए हम चेक करते हैं। हमने देखा कि इफिशियंसी जो है किसी भी इंजन का वो इज इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता क्या है कि ये जो इफिशियंसी है इंजन की ये इंडिपेंडेंट होती है इसकी प्रॉपर्टी से, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से। इट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर होगा
आपके हॉट रिजर्वायर का और कोल्ड रिजर्वायर का, इन दोनों पे डिपेंड करेगा किसी न किसी तरीके से। सपोज ये हमारा कुछ इस तरीके से एक फंक्शन होगा f, ओके, θ1 और θ2 का। सपोज कुछ इस तरीके से फंक्शन होगा, ओके। सपोज ये f प्राइम है यहाँ पर फंक्शन, ओके। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें कि Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू फंक्शन θ1 θ2, बिकॉज यहाँ पर हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है जो क्या 1 को एब्जॉर्व कर रहा है अपने अंदर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक फंक्शन आया। उसी तरीके से अब ये इंजन है, इसकी इफिशियंसी से रिलेटेड कुछ आप बना सकते हो ना। कैसे कि सपोज यहां से आपका हीट जो है वो आपका Q1 है, यहां से आपका Q2 है और ये आपका Q3 है, सॉरी, और ये आपका क्या हो जाता है यहां पर Q2 ही होगा, बिकॉज ये जो है और ये एक ही चीज है ना, एक ही रिजर्वायर से कनेक्टेड हैं दोनों। सो यहां से Q2, ओके, और ये आपका क्या है यहां से Q3, ओके। और अगर इन दोनों इंजन्स को कंपेयर करें तो यहां से Q1 हीट को ये ले रहा है, इट मीन्स Q1, ओके, और Q3 हीट को यहाँ पे इसके अंदर कर रहा है, तो ये आपका Q3। कुछ इस तरीके से सिस्टम को चेंज कर सकते हैं ना कि Q1 Q2 और ये भी Q2 ही लेगा, Q2 और ये आपका Q3, ओके। अब देखिए, अब इस सेकंड इंजन के लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये जो सेकंड इंजन है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि Q3 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा किसके लिए, आपका θ2 और θ3 के, ओके। उसी तरीके से ये थर्ड जो इंजन है जो 1 और 3 के डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कि Q3 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू f θ1 और θ3, कुछ इस तरीके से रिलेटेड होंगे ना। ये तीन हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं इन तीन डिफरेंट इंजन्स के लिए, ओके। अब देखिए, अब यहां से क्या कह सकते हो कि ये जो है Q3 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हो, Q3 डिवाइडेड बाई Q2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई Q1, बिकॉज Q2 कैंसिल हो जाता है ना, सो ये यहां से आ जाता है। अब ये टर्म देखिए दोनों, ये टर्म यहां से आ रहा है और ये वाला टर्म यहां से आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि f जो θ1 है कोमा θ3 है वो इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा आपका θ1 कोमा θ2 इंटू फंक्शन ऑफ θ2 कोमा θ3, ओके। कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देखिए यहां पर ओनली फंक्शन है θ1 θ3 का, ओके, यहां पर θ1 θ2 θ3। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंडिपेंडेंट है θ2 से। इट मीन्स यहां पर कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए, इस तरीके से कुछ यू कैन से जो आपका θ2 है वो क्वांटिटी कुछ इस तरीके से कैंसिल होना चाहिए कि इक्विवेलेंट जो बनने वाला है इसका वो आपका ओनली फंक्शन होना चाहिए किसका, θ1 और θ3 का। सो इसको देखिए किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से हो कि T2 इसके अंदर और इसके अंदर कैंसिल आउट होता हो। किस तरीके से, देखिए कि f θ1 कोमा θ3 इज इक्वल टू, सपोज मैं एक t फंक्शन अज्यूम करता हूं कि t आपका θ1 डिवाइडेड बाई t यहां पर आपका θ2 है इंटू और इसका t θ2 डिवाइडेड बाई t θ3, ओके। कुछ इस तरीके से रिलेटेड है जिससे कि ये जो इक्विवेलेंट आएगा ये कितना आ जाएगा, f θ1 कोमा θ3 इज इक्वल टू t θ1 डिवाइडेड बाई t
θ3। अब यहाँ से देखिए कि ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला था इसके अंदर ये जो t है ये एक आपका यूनिवर्सल फंक्शन है। ओके, यूनिवर्सल फंक्शन होगा आपका t। ओके, और इसके बाद ये एक्सप्रेशन आने के बाद जो आपके केल्विन थे, ओके, उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस तरीके से कि आपका जो हमने बोला है कि T जो है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा आपका T और उसके कोरेस्पोंडिंग क्या है आपका थीटा होगा। ओके, अब यहाँ से चेक कीजिए कि T1 अगर है तो एक फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, T2 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर T2 नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, कि T है वो आपका कुछ इस तरीके से है, T1 T2 T3 कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब देखिए, अब इसकी हेल्प से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए आपका अगर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये टर्म किसके इक्वल है आपकी, f θ1 θ3 इज इक्वल टू, ये टर्म किसके इक्वल आई थी हमारी 1/3 Q3 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू T θ1 किसके इक्वल है T1 डिवाइडेड बाई ये आपका, सॉरी यहाँ पर अगर 3 डिफाइन करता हूँ ना मैं 3 तो ये आपका 3 हो जाता है, सो ये आपका T3 डिवाइडेड बाई T1 कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, सो ये जो रिलेशन है ये आप फाइंड आउट करते थे किसमें, कार्नोट इंजन के केस में। हमें मिलता क्या था कि अगर आप सपोज ये तो 3-1 के लिए 1-2 के लिए भी आप चेक कर सकते हो, उसके लिए आएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। यही तो रिलेशन हम फाइंड आउट करते थे, एक तरीके से हमें रिलेशन मिलता था कार्नोट इंजन के केस में। ओके, और यहाँ से हमें देखिए अभी तक हमने ये रिलेशन चेक किया है कुछ इस तरीके से होगा, बट अभी तक हमें ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने डिफाइन किया है T, अभी तक हमें इसके स्केल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो स्केल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, सो यहाँ पर स्केल डिस्कस करते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ से देखिए Q1 Q2 T1 T2, इट मीन्स यहाँ पर हम कार्नोट इंजन का केस लेके चल रहे हैं ना टोटली। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर मुझे एक इनिशियल वैल्यू पता लग जाए Q2 या T2 की या फिर Q1 या T1 की, ओके, हम यहाँ से क्या लेके चलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ही कंसिडर करते हैं हमेशा। हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज जो आपके वेपर पॉइंट होते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह से क्या है आपका सपोज T2 जो है वो आपका क्या है, एक ट्रिपल पॉइंट है। ओके, T ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू कितना वैल्यू आता है उसका 273.16। ओके, और यहाँ से चेक कीजिए कि Q है वो आपका Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q ट्रिपल पॉइंट। सो यहाँ से रिलेशन हमारे पास क्या आएगा कि Q इज इक्वल टू 273.16 और यहाँ से आपका कितना है Q नहीं सॉरी यहाँ पर आप T लिखो बिकॉज एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, T इज इक्वल टू 273.16 और Q डिवाइडेड बाई Q ट्रिपल पॉइंट। ओके, सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जो कि डिफाइन करता है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को। अब इस रिलेशन से आप जो कार्नोट जो आपका इंजन है उसका एक स्पेशल केस कंसिडर कर सकते हो। कौन सा केस है कि इसके अंदर आपका आता है कि 100% इफिशियंसी कब आएगी, 100% इफिशियंसी तब आ सकती है जब आपका T2 इज इक्वल टू 0 हो। ओके, सो T2 इज इक्वल टू 0 से यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, T2 अगर हमारा सपोज T आपका 0 हो जाता है तो हमारा Q भी 0 होगा, इट मीन्स Q2 इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल रहा है कि आपका जो इंजन है कुछ इस तरीके से काम करेगा कि Q1 हीट जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करोगे। ओके, और ये आपका इंजन क्या करेगा, W वर्क डन करेगा जो Q1 माइनस Q2 है, बट Q2 आपका 0 है, सो ये आपका वर्क डन किसके इक्वल हो गया, Q1 के इक्वल हो गया। और यहाँ किसी भी तरीके का क्या है जो सिंक है एनर्जी वो नहीं होगा। ओके, ये आपका T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। ये एक स्पेशल केस यहाँ से हम यू कैन से एक्सप्लेन
कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टर्म और अगर चेक करें हम यहाँ से कि अगर सपोज अब यहाँ से देखिए कि अगर मैं आपका जो स्टीम पॉइंट है वहाँ पर अगर चेक करूँ, स्टीम पॉइंट के लिए आपका क्या है, क्यू स्टीम होगा कुछ ना कुछ। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि क्यू स्टीम डिवाइडेड बाई आपका जो क्या है क्यू ट्रिपल पॉइंट है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से आपका टी स्टीम कितना है, ओके, डिवाइडेड बाई 273.16। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब देखो हमने जो आपका एम्पेरिकल टेम्परेचर है उसके केस में हमारे पास रिलेशन क्या आया था, अगर आप चेक करो हमारे पास रिलेशन आया था कि जो आपका थीटा है वो इज इक्वल टू क्या है 273.16, और यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आया था क्यू यहाँ पे क्या है x डिवाइडेड बाई एक्स ट्रिपल पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे अगर आप x चेक करो कार्नोट इंजन के केस में x जो है वो आपका क्या है q है, हीट जो है वही आपका वेरिएबल है यहाँ पर। ओके, इट मीन्स हीट पे डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर है। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें दोनों रिलेशंस को, सो यहाँ से हम स्टीम के केस में क्या कह सकते हैं कि आपका जो Q स्टीम है डिवाइडेड बाई आपका 273.16 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q स्टीम डिवाइडेड बाई Q ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका Q के लिए रिलेशन आ जाता है। ओके, इट मीन्स ये हमारे पास रिलेशन आता है। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से देखिए अगर इन दोनों रिलेशंस को अगर आप चेक करो तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है और हमें मिलता क्या है कि आपका जो T स्टीम है वो इज इक्वल टू आपका थीटा स्टीम के इक्वल आ जाता है। ओके, इट मीन्स आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और जो आपका एम्पेरिकल टेम्परेचर है दोनों का वैल्यू सेम होता है। ओके, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एम्पेरिकल टेम्परेचर जो है उनका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ओके, आप यहाँ से क्या है हमें नॉर्मली क्या है इसको प्रूफ किया, वैसे तो हमने फर्स्टली चेक किया कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, कार्नोट इंजन के लिए जो रिलेशन था वो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि किस तरीके से क्या है आप यूजिंग जो एम्पेरिकल टेम्परेचर है, यूजिंग एम्पेरिकल टेम्परेचर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कैसे पहुंच जाते हो। ओके, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हेल्प से फिर हमने क्या एब्सोल्यूट स्केल जो था टेम्परेचर का उसको एक्सप्लेन किया, और इसकी हेल्प से फिर हमने क्या किया स्टीम जो आपका केस है उसकी कंडीशन को लेके और हमने प्रूव किया कि स्टीम टी स्टीम इज इक्वल टू जो आपका थीटा स्टीम है वो होता है। इट मीन्स जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और जो आपका एम्पेरिकल टेम्परेचर है उनका जो वैल्यू है वो आपका सेम होता है। ओके, और यहाँ से आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो कि अगर आप इसको 273.16 हमारा एक पॉइंट था, ओके, 273.16 से लेकर आप टी स्टीम, ओके, क्या है टी स्टीम और 273.16 केल्विन जो है इन टेम्परेचर को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो आपको क्या है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जो स्केल है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, सो इस तरीके से हमने जो आपका कंप्लीट एनालिसिस था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो क्या होता है। ओके, और जो हमने टोटली एक्सप्लेन किया एक तरीके से एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। ओके।